चलिए, कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था ऑर्डर 5 रूल 9A तक, डस्टी समन्स, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन में क्या है। देखिए, मोड ऑफ सर्विस में सिर्फ इतना बताया गया है कि भाई अगर आपको किसी डिफेंडेंट पे सर्विस करनी है तो उसमें क्या होगा कि एक समन्स इशू होंगे, उसकी कॉपी डिलीवर हो जाएगी, जिस पर सील लगी होगी और साइन होंगे कोर्ट के। ठीक है, उसी को बोला गया है मोड ऑफ सर्विस होता है, इसी को कहते हैं। मोड क्या होगा कि भाई सम्मन्स जाएंगे सर्विस में, डिलीवर हो जाएंगे, उसको दिए जाएंगे जिन सम्मन्स पर कोर्ट की सील और साइन होंगे। तो इस ये मोड होगा हमारे सर्विस का, जो कि बताया गया है ऑर्डर 5 रूल 9 में। उसके बाद आता है ऑर्डर 5 रूल 13, सर्विस ऑन एजेंट बाय होम डिपेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस। अब एक इंडस्ट्री है, वहां पे एक फैक्ट्री कंपनी है या फिर कुछ भी कह लीजिए, उसका अगर एक मैनेजर है, उसकी ब्रांच आपकी सिटी में भी है ना, तो आप डायरेक्ट उसके हेड ऑफिस में भेजने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मालिक को भेजने की जरूरत नहीं है। आप उसकी कंपनी के जो यहाँ पर ब्रांच है वहाँ पे एक मैनेजर होगा, आप उसके नाम पे भी सम्मन भेज सकते हैं। सिर्फ आपको उस कंपनी में इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है कि आपके अगेंस्ट में एक केस फाइल हो गया है। तो ऑर्डर 5 रूल 13 आपको इसकी परमिशन देता है। क्या बोलता है कि इफ डिफेंडेंट रिसाइड्स आउटसाइड हिज जुरिसडिक्शन देन समन शैल बी डिलीवर्ड टू हिज मैनेजर। ठीक है, अगर डिफेंडेंट बाहर रहता है लेकिन उसका मैनेजर यहाँ पे रहता है, या फिर उसका एजेंट, एजेंट किसी भी रूप में हो सकता है, या तो सर्वेंट हो, सर्वेंट को नहीं माना जाता खैर, एजेंट मैनेजर हो सकता है, मैनेजर भी एक टाइप का एजेंट है। ठीक है, तो उस मैनेजर को, उस एजेंट को भी आप सर्विस कर सकते हैं समन्स की, डिलीवर कर सकते हैं समन्स को, जो कि हमें परमिशन दे रहा है ऑर्डर 5 रूल 13। उसके बाद आता है ऑर्डर 5 रूल 14। ये जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये सारे लिखे हुए हैं हमारे यहाँ पे। सर्विस ऑन एजेंट इन चार्ज इन सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ऑर्डर 5 रूल 14 कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, और ऑर्डर 5 रूल 13 कहता था एक नॉर्मल जो सर्विस होती है, लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए आपको रूल रूल 14 में जाके सम्मन्स देने पड़ेंगे। इसमें क्या होता है, सम्मन्स में बी सर्व्ड ऑन एनी एजेंट और इन चार्ज ऑफ, एनी एजेंट और इन चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, या तो किसी एजेंट पे जाएगा, अगर अगर देखिए वो जो डिफेंडेंट है वो तो रहता है बाहर, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी आपके जुरिसडिक्शन में है, तो सम्मन्स आप उस पर भेजेंगे जो उस प्रॉपर्टी की केयर टेकर है, उस वक्त देखभाल कर रहा है, या तो उसका एजेंट होगा या जिसके चार्ज में उस वक्त वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब आता है उसके बाद ऑर्डर 5 रूल 15, वेयर सर्विस में बी ऑन एन अडल्ट मेंबर ऑफ डिफेंडेंट्स फैमिली। अब ये एक ऐसा सेक्शन है जहां से आपकी ये स्टार्टिंग हो जाता है कि भाई डिफेंडेंट को देने की जरूरत नहीं है, मतलब डिफेंडेंट का ही घर है जहां डिफेंडेंट रेगुलरली रिसाइड करता है उस लोकेशन पर, लेकिन उस टाइम पे वो डिफेंडेंट अवेलेबल नहीं है, अपने घर पे नहीं है, मान लीजिए अपने जॉब पर गया है या कहीं बाहर गया है, किसी रिश्तेदार के यहाँ गया है, कहीं मिलने गया है, या थोड़े छोटे मोटे काम से किसी बाहर गया है 1-2 घंटे के लिए, और उसी उसी दौरान वो ऑफिसर जो सम्मन सर्व कर रहा है वो वहां पे पहुंच गया, तो क्या होगा, सम्मन्स आर डिलीवर्ड टू द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। याद रखिएगा इसमें क्वेश्चन क्या आता है एमसीक्यू में, कि अगर डिफेंडेंट अपने घर पे नहीं है तो क्या हम उसके सर्वेंट को दे सकते हैं सम्मन्स, या पोस्टमैन बाई पोस्ट जाएगा तो पोस्टमैन होगा, या सर्विस ऑफिसर जा रहा है तो वो सम्मन लेकर, तो वो क्या वो ऑफिसर उसके घर पर सर्वेंट को दे सकता है? नहीं, इसमें वो सर्वेंट को नहीं दे सकता, सर्वेंट को फैमिली मेंबर नहीं माना गया है। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो किसको दिया जाएगा, उसका एक सीक्वेंस है कि किसको पहले प्रायोरिटी दी जाए। सम्मन्स आर डिलीवर्ड टू द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। जो घर का सबसे बड़ा होगा, जो सम्मन लेने लायक होगा, सम्मन को रिसीव करने लायक होगा। ठीक है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। हम कह सकते हैं घर का कर्ता, कर्ता जो घर का कर्ता होता है, आपने कर्ता हिंदू लॉ पढ़ा होगा, कर्ता वर्ड आप लोगों को पता होगा, जो मेन पर्सन होता है घर का। ठीक है, ये चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, एंड सर्वेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द फैमिली मेंबर्स। कंडीशन यही है ऑर्डर 5 रूल 15 में, जो कंडीशन है कि आप फैमिली मेंबर्स को दे सकते हैं जो घर में सबसे बड़ा मेन फैमिली मेंबर हो, जिसमें कि सर्वेंट इंक्लूड नहीं होता, उस घर का नौकर है, भले ही उसी घर में रहता हो वो नौकर, लेकिन आप उसको नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उसको फैमिली मेंबर नहीं माना जाता। भले ही जो फैमिली वाले हैं वो उसको एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट करते हो, लेकिन वो फैमिली मेंबर नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग।
तो ये कंफ्यूजन आप लोगों की क्लियर हो जानी चाहिए। अब ऑर्डर सर 5 रूल 17। हाँ जी सर सीआरपीसी में भी सेम थिंग दिया है सर, सर्वियांट इज हाँ नॉट ए हाँ फैमिली सर। मेंबर सर। हाँ सर, इसलिए मैंने बोला पूरे लॉ में सर्वेंट को फैमिली मेंबर नहीं माना जाता। ठीक है। अब मैं जो पढ़ाने वाला हूँ आपको, ऑर्डर रूल 15, रूल 17 और एक है आपका नीचे रूल 20। इन तीनों में मैं आपसे डिफरेंस पूछूंगा, है ना। मतलब आपको ये तीनों सेक्शन और रूल पढ़ते वक्त आपको इनके डिफरेंस पता होने चाहिए कि कब कौन सा यूज होगा। सर ठीक है। कोई तो आपके ऐड हुए हैं? क्या मैम? सर कोई आके ऐड हुए हैं? जी, ओके। मुझे नहीं पता गए। उनका नाम। सर ऐड हुए, आपने बताया था ना, कोई हाँ आए जी, तो इन्फॉर्म कर देना। मनीष सर आ गए। चलिए हाँ, इनको वही कॉल। बोल रही हूँ। वेलकम मनीष सर, आप बहुत दिन बाद आए। हाँ जी। ऐड हो गए। यस सर। ओके। ठीक है। ठीक है। तो ऑर्डर 5 रूल 15, ऑर्डर 5 रूल 17 और ऑर्डर 5 रूल 20, इन तीनों में ही डिफेंडेंट की गैर हाजिरी में किसी और को सम्मन दिए जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है इसको आप लोग समझिएगा। अब जब ऑर्डर 5 रूल 15 की हम लोग बात करते हैं तो डिफेंडेंट इज एब्सेंट फ्रॉम हिज रेसिडेंट, वो घर पे उस वक्त मौजूद नहीं था, वो एब्सेंट है अपने घर से। ठीक है। तब ये कहते हैं कि तब आप किसी भी एल्डेस्ट फैमिली मेंबर को वो सम्मान दे सकते हैं। ठीक है। अब ऑर्डर 5 रूल 17 क्या बोलता है, वो कहता है प्रोसीजर व्हेन डिफेंडेंट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट सर्विस और कैन नॉट बी फाउंड। ठीक है। अब 17 क्या बोल रहा है, देखिए दो बातें बोल रहा है। उसमें पहली बात बोल रहा है कि जब वो मिले ही ना, ठीक है, उसका घर ही ना मिले और वो पता चला घर पे रहता ही नहीं है वहां पे। ठीक। या फिर उसने लेने से मना कर दिया, डिफेंडेंट ने लेने से मतलब वो था मौजूद था, पोस्टमैन जाके उससे मिला या समनिंग ऑफिसर जाके उससे मिला, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, अगर उसने लेने से मना कर दिया और वो जो सर्विंग ऑफिसर है वो उस पर लिख देगा कि डिफेंडेंट यह व्यक्ति मौजूद है लेकिन इसने लेने से इनकार किया, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या मानती है, कोर्ट मान लेगी कि सर्विस सफिशिएंट हो चुकी है। ठीक है। लेने से इनकार किया मतलब उसकी नॉलेज में तो पहुंच गया ना। अब वो उसका हेड है कि वो जानबूझ के खुद नहीं ले रहा है। अब ऐसे केस में क्या होगा, समवन शैल बी अफिक्स्ड ऑन आउटर डोर और सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट्स रेसिडेंट। ठीक है। तो वो सम्मन की जो कॉपियां होती हैं जो साथ में लेके भेजी जाती हैं, वो क्या करेंगे, उस कॉपी को लेके उसके डोर पे लगा देंगे या कोई ऐसी जगह लगा देंगे जहां से जब भी वो डिफेंडेंट या उसका कोई फैमिली मेंबर आएगा उस घर में तो उसको तुरंत वो दिख जाए सामने और उसको वो पढ़ लें। और वेयर ही कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन एंड शेल रिटर्न, या तो घर पे लगा देंगे, घर पे भेजा गया था, घर का एड्रेस दिया गया था, सबमिनिंग ऑफिस को घर पे भेजा गया है, या फिर यहाँ पे वो ऑफिस वगैरह है, कहीं जॉब करता है वहाँ पे, तो वहाँ के कोई कॉन्स्पिशियस पार्ट पे लगा देंगे। ऑफिस में गया, पता चला ऑफिस में वो नहीं है या ऑफिस में था वो लेकिन उसने लेने से मना कर दिया, तो उस ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे या उस ऑफिस के एंट्रेंस पे लगा देंगे, किसी ऐसी जगह जहां पे चलते फिरते इंसान की नजर नॉर्मली पड़ जाती है। ठीक है। चाहे वो घर की बात हो या फिर उसके ऑफिस की बात हो। एंड शैल रिटर्न द ओरिजिनल सम्मन टू द कोर्ट विद द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन बाय whom द हाउस ऑफ द डिफेंडेंट वाज आइडेंटिफाइड। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए नेबर वगैरह जो होते हैं उनसे एक बार कंसल्ट कर लेते हैं, कंफर्म करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए, या फिर मैं कहूँ वेरीफाई करने के लिए कि ये जो सम्मन है, ये जो व्यक्ति है जिसका नाम यहाँ लिखा हुआ है, इसका घर यही है क्या। तो वो लोग कह देते हैं हाँ भाई यही राकेश का घर तो यही है, यहीं रहता है, अंदर पूछ लीजिए होगा। और पता चला कि वो है लेकिन उसने लेने से मना कर दिया, तो वहां पे वो लगा देंगे, और जो ओरिजिनल कॉपी थी जिसको वापस कोर्ट में लेकर आना है उस पर वो रिमार्क दे देगा अपने समनिंग ऑफिसर कि उसने लेने से इनकार किया या फिर वो यहाँ पे नहीं मिला, है ना। तो हम लोग यहाँ पे अफिक्स कर दे रहे हैं, यहाँ पे चुपका दे रहे हैं संबंध की कॉपी, और
उसके जो नेबर है उससे साइन करवा लेंगे कि भाई इस व्यक्ति ने वेरीफाई करा है कि यही घर है, उसके भी साइन करा लेंगे पड़ोसी के उस ओरिजिनल कॉपी पे। क्योंकि फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़ी ये चेक करने की, मान लीजिए एक्स पार्टी होने के बाद डिफेंडेंट फ्यूचर में कभी आया कोर्ट में और वो कहता है कि सर हमें तो आया ही नहीं था संबंध, ठीक है, तो उसको जो नेबर था जिसके साइन संबंध पे कराए गए थे उसको विटनेस बना के कोर्ट में बुला सकते हैं कि इनके सामने ही हमने संबंध डिलीवर किए थे, इन्होंने लेने से मना कर दिया था और इनके सामने ही हमने इनके घर पर चुपकाए थे, वही घर है। तो विटनेस आगे कोर्ट में बोल देगा हाँ सर मेरे सामने की बात है, इन्होंने मेरे सामने ही लेने से मना कर दिया था या मेरे सामने ही ये चुपका के गए थे। तो वो चीज क्रॉस चेक हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी, विटनेस से एविडेंस मिल जाएगा कि इनने जानबूझ के नहीं लिए थे, मना कर दिया था लेने से। कभी होता है ऐसा भी, ठीक है। ये तो हो गई 17 की बात। अब आता है ऑर्डर 5 रूल 20। ये होता है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। अब सब्स्टिट्यूटेड सर्विस क्या होता है कि मान लीजिए ऑर्डर रूल 17 तक हम लोगों ने कोर्ट ने सब कुछ कर लिया, गए मिल गया तो ठीक है, लेने से मना कर दिया तो भी उसका भी हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाल लिया कि घर पे चुपका के आ जाएंगे, ठीक है, पड़ोसी के साइन करवा के ले आएंगे। लेकिन तब क्या होगा जब वो व्यक्ति गायब हो रहा है, मतलब दिख ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है, ठीक है, तब यूज करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस सबसे लास्ट में आती है, जब सारे हथकंडे फेल हो जाते हैं, सारे रूल्स काम नहीं करते, तो उसके बाद में ये आता है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। इसमें क्या होता है, वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द डिफेंडेंट इज कीपिंग आउट ऑफ वे फॉर पर्पस ऑफ अवॉइडिंग सर्विस ऑफ समन्स। ऊपर वाले में तो एक में तो एब्सेंट था रूल 15 में, 17 में उसने लेने से मना कर दिया था, ठीक है, या मिल नहीं रहा था। लेकिन जब क्या होगा रूल 20 में कि भाई वो जानबूझ के नहीं है, सामने आ रहा है, वो जानबूझ के प्रेजेंट नहीं हो रहा है, भाई जब सामने होगा तभी तो हाँ करेगा या ना करेगा लेने से संबंध। लेकिन अब जब कोर्ट को ये फील होता है कि वो जानबूझ के अपने एड्रेसेस चेंज कर रहा है, बार बार जानबूझ के छुप रहा है, भाग रहा है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या सॉल्यूशन देता है सीपीसी एक कोर्ट को, क्या करना चाहिए? तो where the court is satisfied that the defendant is keeping out of the way for the purpose of avoiding service of summons, मतलब कि जानबूझ के अवॉइड करना चाह रहा है, the court shall issue the summons by affixing a copy in the same in some conspicuous place in the court and also where the defendant resides or where he carries on his business or where he personally works for gain। उस सिचुएशन में जब कोर्ट को ये लगता है कि ये जानबूझ के सर्विस से बच रहा है, सम्मन्स लेने से बच रहा है, ना कर रहा है ना कर रहा है, बस छुप रहा है, हट जाता है उस जगह से, जैसे समरिंग ऑफिसर पहुंचता है वहां पर या पोस्टमैन पहुंचता है, ठीक है, तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट के पास दो सॉल्यूशन और है। या तो भाई जहां वो वर्क करता है तो अपनी रोजी रोटी के लिए, लवलीहुड के लिए कभी तो आएगा वहां पे वापस, एक तो वहां पे चिपका देती है, या फिर और क्या करती है साथ में कि कोर्ट में, जो कोर्ट, हर कोर्ट में एक नोटिस बोर्ड होता है, आप लोग कोर्ट जाइएगा देखिएगा नोटिस बोर्ड कहाँ होगा। तो नोटिस बोर्ड जनरली कहाँ होता है कोर्ट में, कि उस कोर्ट की जो सबसे हायर जुडिशरी होगी, हायर पोस्ट होगी, जैसे सपोज आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो डीजे होगा, डिस्ट्रिक्ट जज होगा, उस डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट के आसपास कहीं नोटिस बोर्ड होगा, हर कोर्ट में होता है, ठीक है। तो उस कॉन्स्पिशियस पार्ट पे वो सम्मन की कॉपी चिपका दी जाएगी, ठीक है, कि मान लीजिए फ्यूचर में अगर उसको पता चलता है डिफेंडेंट को कि भाई ये मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे अल्टीमेटली मुझे कोर्ट में जाना ही पड़ेगा, अभी तो मैं छुप रहा हूँ पर अल्टीमेटली मुझे जाना ही पड़ेगा, तो अभी तो मैंने सम्मन नहीं लिए और सर्विस ऑफ सम्मन का टाइम निकल गया, केस कंटिन्यू है, प्रोसीडिंग शुरू हो गई है, तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा बाद में कि भाई किस कोर्ट में चल रहा है? तो वो क्या कर सकता है, वो कोई वकील को जाके हायर करेगा उसी कोर्ट में। तो वकील को पता है कि रूल कहता है कि इसी कोर्ट के नोटिस बोर्ड पे इसके संबंध के बारे में डिटेल लग रही होगी, और नहीं तो ऐसा क्या करेंगे, क्या सॉल्यूशन है कि भाई हर एक कोर्ट में जाके पता कर रहे हैं, रजिस्टर चेक कर रहे हैं कि इस नाम से कोई केस तो नहीं पड़ा यहाँ पे। उससे बेटर तो ये है डायरेक्ट आप उस कोर्ट के सेंटर में पहुंच जाओ, नोटिस बोर्ड पे पहुंच जाओ और वहां देख लो कि मेरे संबंध की डिटेल में क्या, संबंध में क्या क्या है डिटेल। तो उसमें होता क्या है कि भाई इस कोर्ट में इस नाम से आपका केस चल रहा है और ये है आपका केस नंबर। तो जब आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगी तो आप डायरेक्टली उसी कोर्ट में पहुंच जाओगे और रजिस्टर में देख लोगे जाके एक बार में, है ना। तो इसलिए उस कोर्ट के कॉन्स्पिशियस पार्ट पे भी उसकी संबंध की कॉपी चिपका दी जाती है और एक वहां भी लगा दी जाएगी जहां पे वो वर्क करता है। चलिए, तो इस ये करने के बाद कोर्ट मान लेती है कि भाई अब हमारी तरफ से जो सर्विस है सफिशिएंट है, और इसके बाद भी अगर डिफेंडेंट नहीं आ रहा कोर्ट में
तो कोर्ट उसको फिर एक्स पार्टी सूट की तरह कंटिन्यू करेगी, ठीक है ना, तब तक करेगी जब तक डिफेंडेंट फ्यूचर में नहीं आ जाता। चलिए, द कोर्ट में ऑल्सो ऑर्डर सर्विस ऑफ समन्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट इन द लोकल न्यूज़पेपर where the defendant resides or where he carries on his business or where he personally works for gain। तो एक और है कि भाई कोर्ट ये भी कर सकती है साथ में कि उस एरिया की लोकल न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर का भी एक स्केल है, वो ये है कि जो सबसे ज़्यादा सेलिंग न्यूज़पेपर है वहाँ पे, सबसे ज़्यादा पॉपुलर न्यूज़पेपर है वहाँ पे, उसमें से किसी एक भी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करने को कह सकती है प्लेंटिफ से कि आप एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए अपने संबंध का, कि अगर उसको हम डायरेक्टली नहीं मिल पा रहे हैं, और किस जगह करना है, जहाँ पे वो आमतौर पर रहता है या फिर वो आमतौर पर जहाँ पे अपना बिजनेस करता है, ठीक है। तो ये सब सब्सटीट्यूट सर्विस होती है और इनके कंप्लीट होने के बाद कोर्ट मान लेती है कि सर्विस सफिशिएंटली हो चुकी है हमारी तरफ से। इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूट सर्विस क्या होगा, ये सब होने के बाद क्या इसका इफेक्ट होंगे। सर्विस substituted by order of the court under this section shall be as effectual as if it has been made on the defendant personally, that is deemed to be personal service। तो ये जो जैसे न्यूज़पेपर में करवा देना या कोर्ट में चिपका देना या फिर उसके जहाँ पे वो नॉर्मली जनरली रिसाइड करता है वहाँ लगवा देना, या फिर वो अपना बिजनेस कैरी करता है उस जगह लगवा देना, तो ये सब सब्सटीट्यूट ऑर्डर्स के जितने भी सब्सटीट्यूट सर्विसेज के जितने भी ऑर्डर्स कोर्ट ने किए, इन सबको करने के बाद यही माना जाएगा कि ये सर्विस बिल्कुल उसी तरीके से हुई है जैसे कि पर्सनली जाके उसके हाथ में वो सम्मन्स पकड़ा दिए जाएं, ठीक है। तो कोर्ट मानती है कि ये सब हमने कर दिया, इतना ही मैक्सिमम हम लोग कर सकते हैं। अब अगर डिफेंडेंट है तो उसके नॉलेज में आ ही गया होगा, और अगर नॉलेज में आ गया है तो मतलब कि वो जानबूझकर नहीं आना चाह रहा है। अब जानबूझ के नहीं आना चाह रहा है तो इसका डिसएडवांटेज डिफेंडेंट को ये होगा कि सिर्फ जो सूट होगा, प्रोसीडिंग होगी, वो एक साइडेड चलेगी, बस खाली वन साइडेड चलेगी, यानी कि एक्स पार्टी चलेगी, ठीक है। एक्स पार्टी में जो पार्टी होता है उसका आप लोग स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, पार्टी नहीं होता वहां पर, वहां पार्टे होता है, पार्टे। स्पेलिंग पढ़ लीजिएगा जहां भी आप लोगों को मिले, और स्पेलिंग को याद रखिएगा एक्स पार्टी की। चलिए, ऑर्डर 5 रूल 24 आता है फिर। भाई अब हमने नॉर्मल लोगों पे तो सर्विस कर ली, ठीक है, नॉर्मल लोगों पे सर्विस कर ली कि भाई एक सम्मन जाके उसको दे देने हैं एक व्यक्ति पे। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जहां पे नॉर्मली हम सर्विस डायरेक्टली पर्सन पे नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कि जिस पर्सन के अगेंस्ट में आपने सूट फाइल किया है, जिस पर्सन का उसमें नाम है, जो मेन डिफेंडेंट है, आप उस पर डायरेक्टली उस तक नहीं पहुंच सकते, चाहे वो पोस्टमैन हो, चाहे वो सर्विंग ऑफिसर हो, जिसके भी द्वारा आप पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में हमें ये 4-5 रूल्स और दे रखे हैं, ठीक है, इनको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। और अगर एक पर्सन है तो एक पर्सन के नाम से तो आप सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि एग्जैक्टली किसके अगेंस्ट सूट फाइल करना है। अब जैसे कि गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है तो आप पर्टिकुलर किस पर्सन के लिए करेंगे, कोई एक व्यक्ति तो है नहीं गवर्नमेंट। अब जैसे कि रेलवे है, तो रेलवे में कोई एक पर्सन तो है नहीं, आपको पूरे रेलवे से प्रॉब्लम है, आपने आपके टिकट में धांधली हो गई। एक मिनट जरा होल्ड करिएगा।
हाँ जी, हेलो, आने वाली। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे, मेरी साउंड आ रही है आप लोगों को? यस हेलो, सर, ओके। तो यस हम लोग सर आ बात, रही है। हाँ हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे जो सर्विसेज होती हैं जब डायरेक्टली नहीं हो पाती, तो वो शुरू होता है रूल 24 से। तो कि भाई तब क्या होगा जब डिफेंडेंट जो जेल में है किसी क्रिमिनल केस की वजह से, उसके ऊपर एक सिविल सूट फाइल करा आपने साथ में, अब वो पर्सन तो जेल में है, अब उसको आप कैसे सर्विस होगी उसके ऊपर? तो इसके लिए जो सॉल्यूशन सीपीसी ने हमें दे रखा है कि समन्स शैल बी सर्व टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन। ठीक है, जो उस प्रिजन का ऑफिसर है जिसके ऊपर पूरे प्रिजन का चार्ज है, जो जेलर बोलते हैं हम लोग अगर हिंदी में बोले जेलर, तो उसको जाके दिए जाएंगे, उसको जाके हैंड ओवर किए जाएंगे। ठीक है, रूल 24। अब एक और बात है कि जब विदेश में हो, कोई फॉरेन कंट्रीज में कोई पर्सन रहता हो, उसके अगेंस्ट में आप सम्मन फाइल कर रहे हो, तो क्या होगा, ये अमेंडेड होके ऐड हुआ है बाद में, ऑर्डर 5 रूल 26A, समन्सेस टू बी सेंड टू ऑफिसर्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, समन्स आर सेंट एज पर डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके लिए उस टाइम पीरियड में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस बनाई होंगी, अकॉर्डिंग टू दैट आप समन्स को सर्व कर सकते हैं आउट ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब आता है रूल 27, सर्विस ऑन सिविल पब्लिक ऑफिसर और ऑन सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में क्या क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग, कोई बता सकता है? किसी गवर्नमेंट की लोकल सर हाँ अथॉरिटीज सर, कौन कौन सी सारे होती है? गवर्नमेंट ऑफिस, सारे गवर्नमेंट हम्म, गवर्नमेंट के ऑफिस होगा ना सर। गवर्नमेंट के ऑफिसेज, हाँ सर एग्जांपल दीजिए। यस सर। म्युनिसिपैलिटी, हाँ, म्युनिसिपैलिटी म्यूनसिपैलिटी, सर। बिल्कुल सही, सबसे बेस्ट एग्जांपल है म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, तो म्यूनसिपैलिटी कर दीजिए, गवर्नमेंट स्कूल कर दीजिए, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कर दीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो इन सब के अगेंस्ट में आपको डालना है, इन सब के आपको मैनेजमेंट के अगेंस्ट में डालना है, इंस्टीट्यूट्स के अगेंस्ट में डालना है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में नहीं डालना आपको इंडिविजुअली। ठीक है, तो ऐसे में आप कैसे करेंगे सर्विस? और साथ में कोई पब्लिक ऑफिसर या सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट या रेलवे कंपनी या लोकल अथॉरिटी, सर सर इन सर सब में सर, यहाँ पर जो पब्लिक सर्वेंट जो है ये तो इंडिविजुअल हो गया ना सर। सिविल सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट हाँ, मैम आप यहाँ पर है ना। देखिए, और हम नहीं नहीं, देखिए इंडिविजुअल हम तब मानते हैं जब उसने कोई अपनी पर्सनली मतलब आउट ऑफ द ड्यूटी कुछ काम करके आपको परेशान किया हो। मान लीजिए कि पुलिस ऑफिसर है ना, पुलिस ऑफिसर दिन भर ड्यूटी पे रहता है, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक वो ड्यूटी पे रहता है। अब वो 9 बजे रात में घर पे आया, उसने फिर घर पे आके कुछ अपना ड्रिंक विंक कर ली, शराब वराब पी लिया, और 11 बजे आके आपके जो आप पड़ोसी थे उसके 11 बजे आके आपसे लड़ बैठा वो। ठीक है ना, तो उसने ऑफिशियल ड्यूटी को निभाते हुए नहीं करा आपसे कुछ क्राइम, उसने अपने हाँ इंडिविजुअली पर्सनली ऑफ करा है, ड्यूटी, हाँ सर ऑफ ड्यूटी हुए। ऑफ ड्यूटी किया है उसने। तो अगर ऑफ ड्यूटी कुछ हम्म। क्राइम किया है तो आप उसको इंडिविजुअली केस फाइल कर सकते हैं। वो तो उनके घर पर जाएगा, यहाँ पर ऑन ड्यूटी करेगा तो उसके पास एक जाएगा और उसका जो बॉस होगा उसके पास एक जाएगा। हाँ, अगर ऑन ड्यूटी किया है तो कहाँ सर्विस आप करेंगे सम्मन हाँ, की? सम्मन शैल बी उसका जो सेंड टू, बॉस है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है। हाँ, सम्मन्स शैल बी सेंड टू देयर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, चलिए, इसमें अलग अलग क्राइटेरिया दे रखे हैं, आपको और डिटेल में पढ़ना है तो इसको आप बेरेट खोल लीजिएगा या कमेंट्री खोल लीजिएगा। अब आता है ऑर्डर 5 रूल 28, सर्विस ऑन सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन। अब भाई सोल्जर्स तो बॉर्डर पे रहते हैं, अब कोई पर्सन यहाँ पर आया था, कोई सोल्जर अपनी छुट्टियों में आया था, 1 महीने की छुट्टी करके, उसने कुछ गलत कर दिया आपके अगेंस्ट, और जब तक आपने सूट फाइल करते आप तब तक वो 2 दिन बाद ही चला गया वापस अपनी ड्यूटी पर, जॉब पर, है ना, या कुछ ऐसा क्राइम हो गया कि वो उसने ड्यूटी के दौरान आपके संग किया, अब आप उसके अगेंस्ट में कुछ सूट फाइल कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप?
वो तो बॉर्डर पे आप उसको थोड़ी ना पोस्टमैन थोड़ी ना भेजेंगे, ये सर्विस ऑफिसर थोड़ी ना जाकर बॉर्डर्स पे गाड़ी लेके अपनी कि भाई कौन सी कहाँ पोस्टिंग है डायरेक्ट मिल कर आता हूँ मैं उससे, उसी के हाथ में देकर आता हूँ, ऐसा नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, समन्स शैल बी सेंड टू द कमांडिंग ऑफिसर। ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर एक होता है, उसके अंडर 100 सोल्जर्स काम करते हैं हर एक कमांडिंग ऑफिसर के अंदर, और उस कमांडिंग ऑफिसर को पता होता है कि मैंने अपने सोल्जर्स को कहाँ कहाँ पोस्ट पे कर रखा है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हर एक कमांडिंग ऑफिसर को अपनी बटालियन का पता होता है कि मेरे बटालियन में मतलब डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है वो 100 सोल्जर्स के डायरेक्टली। ठीक है, तो अगर आप सम्मन को सर्व कर रहे हैं तो आप उसके कमांडिंग ऑफिसर तक वो भेज देंगे, सम्मन्स को उनके कमांडिंग ऑफिसर को हैंड ओवर करेंगे। अभी जो चाइना का जो केस हुआ था गलवान घाटी में, आप लोगों ने सुना होगा, सुना है ना आप लोगों ने, 2 महीने पहले जो हुआ था रात में, यस सर। 15 तारीख को। यस यस। तो उसमें हुआ क्या था कि उनके कमांडिंग ऑफिसर को मार दिया था चाइनीज सोल्जर ने, इंडिया के। और जब कमांडिंग ऑफिसर को मारा, जब कमांडिंग ऑफिसर सिर्फ 2 सोल्जर्स के साथ में गया था खाली ये चेक करने के लिए कि ये सेना पीछे हटी या नहीं हटी अभी तक, तो वहां पे वो गया चेक करने के लिए, वो लोग नहीं हटे थे चाइनीज। तो मतलब इसने विरोध किया उनका कि आप लोग क्यों नहीं हट रहे हो भाई, जब डिस्कस हो चुका, फाइनल हो चुका डिसीजन कि आप लोग यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे जाएंगे, 2 किलोमीटर पीछे जाएंगे, आप लोग अभी तक यहीं पर हो, अब तक तो चले जाना चाहिए था आप लोगों को। तो इसने इतना बोला तो उन चाइनीज सोल्जर्स ने कमांडिंग ऑफिसर पे हमला कर दिया। ठीक है, और कमांडिंग ऑफिसर को जो 100 वो भी सोल्जर्स, लोहे की तारे में, जो लोहे की तारे तारे मतलब हाँ राउंड राउंड करके हाँ, वही से दे, देसी वेपन्स, लोकल वेपन्स। ठीक है, हाँ तो हाँ। होता क्या है कि जो भी फौज होती है, हमारी सेना होती है, उसमें एक कमांडिंग ऑफिसर को एज अ फादर वो लोग ट्रीट करते हैं। ठीक, कमांडिंग ऑफिसर को इतना मानते हैं इंडिया की सेना में। ठीक है, तो एक कमांडिंग ऑफिसर के 100 बच्चे होते हैं, अ कमांडिंग ऑफिसर हैज 100 सन्स मिनिमम। ठीक है, तो वो जो 100 बच्चे थे उसके, वो सब लोगों को जैसे ही पता चला वो लोग गुस्से में आ गए, वो लोग उसी रात में 1 घंटे के अंदर दोबारा गए और सबको फिर फोड़ फाड़ के आ गए चाइनीज सोल्जर्स को। चाइनीज सोल्जर्स की जो उस वक्त जो क्वांटिटी थी वो मोर देन 300 थी, और इंडियन सोल्जर जो गुस्से में गए थे यहाँ से, क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर को मार दिया था इन लोगों ने, गुस्से में गए थे, ये सिर्फ 100 थे, और 100 भी नहीं थे, 90 थे। तो ये 90 इंडियन सोल्जर्स 350 चाइनीज सोल्जर्स पे भारी पड़ गए। और जबकि उन 350 लोग, 350 जो सोल्जर्स थे चाइनीज के, उनके पास हथियार भी थे, और ये लोग खाली हाथ से थे। इन्होंने हाथों से इतनी पिटाई लगा दी, उनके हथियार छीन छीन के उन्हीं की पिटाई लगा दी कि वो 350 के 350 भाग गए छोड़ के वहां से। तो गलवान घाटी उस दिन रात में खाली हो गया था। सिर्फ क्यों हुआ कि उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर, हमारे कमांडिंग ऑफिसर को कैसे छू दिया। अगर कोई नॉर्मल सोल्जर मर जाता है इंडिया का तो वो लोग इतना गुस्सा नहीं होते, लेकिन एक कमांडिंग ऑफिसर मर गया तो ये लोग गुस्से में आ गए सब। ठीक है ना, तो इसलिए बोला गया है कि भाई अगर किसी सोल्जर पे आपको सम्मान भेजने हैं, सेलर पे भेजने हैं, या एयरमैन जो है उन पे अगर आपको भेजना है, तो उन सबके कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं, आप कमांडिंग ऑफिसर को भेजो सीओ के पास। चलिए, अब एक बात और, ऑर्डर 5 रूल 30 कहता है हमसे कि भाई आपने कभी सुना है कि किसी पीएम के पास कोई सम्मन जा रहे हैं? साउ सर, किसी पीएम या किसी नेता के पास कभी कोई सम्मन नहीं जाता, किसी प्रेसिडेंट के नहीं पास भी सर, कभी नहीं कोई जाते सम्मन नहीं सर। जाएगा। ठीक है, चाहे वो विटनेस के लिए हो, चाहे डिफेंडेंट बनाने के लिए हो, सम्मन नहीं जाता। क्यों? क्यों भाई, किसी के पास, किसी इतने मतलब ऐसे पॉपुलर इंसान के पास जो कि नेता है या एक आइडियल है कंट्री का, ठीक है, सम्मन भेजना या वारंट भेजना, एक हल्ला मच जाएगा पूरी दुनिया में, है ना। तो तो सम्मन वारंट, सीएम पीएम को तो नहीं जाता, ये पता है। अगर कोई जो एमएलए एमपी होते हैं, उन लोगों का कोई पर्सनल केस है तो उन लोग के पास तो जाता है ना। सम्मन नहीं जाता। कोई भी देखिए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रैंक है अगर सर किसी के मैं पास, मतलब पर्सनल केस के लिए बोल रही हूँ सर। अगर छोटा मोटा है ऑफिशियल तो केस के। आप भेज सकते हैं। मैं तो हाँ हाई रैंक्स की बात कर रहा हूँ, नेशनल हाँ, लेवल तो पे। सीएम पीएम के पास तो कोई भेजेगा ही नहीं, उन लोग के अगेंस्ट कोई केस हाँ, होगा ही नहीं। तो भाई सम्मन नहीं भेजना तो क्या भेजना है फिर? आपने उसमें भी पढ़ा था, एक सेक्शन में भी पढ़ा था हमने, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट,
है ना, जो एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को भेजती है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है कि अगर आपको सम्मन भेजना है किसी बड़े हाई रैंक वाले पर्सन के पास में, तो आप क्या भेजेंगे, वो सम्मन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं लेटर। एक लेटर के रूप में भेजेंगे, ना कि एक सम्मन के रूप में। वेयर द डिफेंडेंट इज अ पर्सन ऑफ रैंक एंटाइटलिंग हिम टू सच मार्क ऑफ कंसिडरेशन, instead of summons a letter of request is sent by post or special messenger। ठीक है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जाएगा हमेशा, सम्मन्स या वारंट्स कभी नहीं जाते। अरेस्ट तो आप कर ही नहीं सकते उन लोगों को, उनको प्रिविलेज मिला हुआ है, लेकिन आपको सम्मन भेजने हैं किसी प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करने के लिए, तो आप लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेंगे कि आप आ जाइए प्लीज। ठीक है, अगला है, चलिए ऑर्डर 5 आपका कंप्लीट हो गया, यही रूल्स थे इसमें इंपॉर्टेंट। ऑर्डर 6 करना है क्या?